बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद बिलाल यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। आज बेटा हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक्स रेज़ एंड एटॉमिक नंबर। चैप्टर नंबर 5 हम जैसे कि पढ़े हैं एक्स रेज़ एंड एटॉमिक नंबर। वी कैन डिटरमिन दैट द एटॉमिक नंबर कैन बी measured बाय द एक्स रे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मोज़ले ने 1912 एंड 1913 1913 के अंदर मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया और तकरीबन 1 साल तक उसकी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट ये था कि मोज़ले ने ये इस डिस्चार्ज ट्यूब पर इस्तेमाल किए गए तकरीबन जो है वो 38 एलिमेंट्स जो हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करके एक्स रेज से एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एटॉमिक मैस की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता था, लेकिन मोज़ले के इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक्स रेज की मदद से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया। यहाँ पर हमारे पास जो है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 38 एलिमेंट्स थे। 38 एलिमेंट्स जिन पर मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया। इन 38 एलिमेंट्स को एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम टू गोल्ड, गोल्ड का सिंबल AU ऑरम है और कॉमनली गोल्ड कहा जाता है। एल्युमिनियम से गोल्ड तक तकरीबन जो है वो 38 एलिमेंट पर मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये MCQs भी है, यहाँ पर बोर्ड में कई बार ये MCQs पूछा गया है। इन एलिमेंट्स पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये डायग्राम चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज में, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ चुके थे। तो हमारे पास ये एक बेसिक डिस्चार्ज ट्यूब का जो फिनोमिना है वो ऑलरेडी आप इसके बारे में फेमिलियर हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब की ये वाली साइड अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैथोड है। इस कैथोड प्लेट को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ और हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की ताकि हाई करंट अप्लाई किया जा सके। हाई करंट की वजह से कैथोड की सरफेस से कैथोड रेस निकलेंगी जो कि एनोड की प्लेट पर आती हैं। बेसिक फिनोमिना जो आपको मैंने बताया कि वो वही वाला है। जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास जो है ये एनोड प्लेट है। एनोड की सरफेस के साथ एक मेटल टारगेट कनेक्ट किया गया। इट इज़ अ मेटल टारगेट। इट इज़ अ मेटल टारगेट। ये वही मेटल टारगेट है जिसके ऊपर कैथोड रेस फॉल करवाई जाएंगी और कैथोड रेस मेटल टारगेट पर फॉल करेंगी और इन्हीं के मेटल के एलिमेंट्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करेंगे, डी एक्साइट करेंगे और उसके बाद जो है वही एक्स रेस प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए बेसिक बेटा एक फिनोमिना देखते हैं। हमारे पास देखिए, कंसीडर कीजिए कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है। ये पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। अगर किसी एटम के इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि फ़र्ज़ कीजिए ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद ये फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये कैसा एलिमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट शेल्स मौजूद हैं और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर दीज आर K, L, M एंड N शेल्स। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेल K, L, M, N शेल्स हैं रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू बोहर। हमारे पास ये 4 शेल्स में से जो पहले वाला शेल है
अगर हम इस मेटल टारगेट पर कैथोड रेस फॉल करवाते हैं तो कैथोड रेस से आने वाली जो कैथोड की सरफेस से आने वाली जो रेस हैं दे आर फॉलन ऑन द एनोड प्लेट। तो एनोड की प्लेट पर ये जो रेस आ रही हैं दे आर कोलाइडिंग विद द मेटल टारगेट। हमने यहाँ पर एक मिरर लगाया, अगर आप ये देखें तो ये एक मिरर है। इस मिरर की जो इन साइड है अगर आप देखें तो ये हमारे पास कनकेव साइड है और ये वाली कन्वेक्स साइड है। ये जैसे ही यहाँ से कैथोड रेस निकलेंगी तो ये इस मिरर से पास होती हुई किसी एक पॉइंट पर जाकर फॉल करेंगे और वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर ये फॉल करती जाएंगी एक्चुअली वो ये मेटल टारगेट है। इस मेटल टारगेट के मेटल एलिमेंट के ऊपर कैथोड रेस फॉल करती करती कंसिडर कीजिए कि ये रेस एक्चुअली कैथोड रेस हैं और वो इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पर कोलाइड करती हैं। ये ये कैथोड रेस जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर फॉल करेंगी तो बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट कर जाएंगे और वो किसी हायर लेवल पर चले जाएंगे। कंसीडर कीजिए ये एक्सरेज ने इन इलेक्ट्रॉन पर जब फॉल किया, इन इलेक्ट्रॉन्स पर गिरी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनर शेल का, इनर मोस्ट शेल का, के शेल, एल, एम, एन, किसी शेल का भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कैथोड रेस, यानी कि कैथोड रेस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर फॉल करी हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो ये कंसीडर कीजिए ये किसी हायर लेवल पर चला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर गया तो जाहिर है कि इस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बन गई, इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी बन गई। अब यही इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करके खाली जगह छोड़कर गया है, यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके वापस आएगा। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई, वो किसी हायर लेवल पर गए। जब डी एक्साइटेशन होगी किसी दूसरे शेल से तो वहाँ पर भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि बाहर वाले, उससे बाहर वाले शेल से आए, यानी कि एल शेल से, हो सकता है एम से, या हो सकता है कि एन शेल से आए। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी हायर लेवल से डी एक्साइट करके वापस आते हैं तो उसके रिज़ल्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से जाने के बाद वो आ रहे हैं इस शेल से, अगर तो वो के शेल में एल शेल से आ रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट में कुछ रेज एमिट होंगी। हमने देखा कि वो रेज एक्चुअली एक्स रेज थी। एक सिंपल फिनोमिना है, एक्स रेज हमेशा तब प्रोड्यूस होती हैं जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके उसके बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करते हैं, तो उनकी डी एक्साइटेशन से जो रेज एमिट होती हैं दे आर हाई एनर्जी बीम, और वो हाई एनर्जी जो रेज होती हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। मोज़ले ने यही देखा कि जब हम किसी भी एटम पर हाई एनर्जी रेस फॉल करवाते हैं, कैथोड रेस फॉल करवाते हैं, तो उन कैथोड रेस ने मेटल टारगेट पर, वहाँ पर उसने डिफरेंट एलिमेंट्स रखे। मैंने बताया कि ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन 38 डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। उसने तकरीबन 38 एलिमेंट्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि जब उन इलेक्ट्रॉन्स पर जब कैथोड रेस फॉल करवाई जाती हैं तो वही कैथोड रेस जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के बाद डी एक्साइटेशन फिनोमिना होता है, तो जो रेज एमिट होती हैं वो एक्स रेज है। इसने जब इन एक्स रेज को देखा तो ये एक्स रेज एक्चुअली बहुत सी डायरेक्शंस में जा रही थी। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि एक्स रेज आर एक्चुअली स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये तकरीबन की तकरीबन सारी की सारी डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है। अब इन एक्स रेज को हमारे पास एक ख़ास रीजन है, एक ख़ास पोर्शन है। हमने एक एल्यूमिनियम विंडो, एक एल्यूमिनियम का गुजरने का रास्ता रखा है और उसके दरमियान में एक प्लैटिनम की शीट, प्लैटिनम फॉयल लगा दिया जाता है जो कि अलाउ करेगा कि ये जो रेज़ हैं ये हाई एनर्जी होनी चाहिए, और ये हाई एनर्जी जो रेज़ हैं ये जब पास हों तो हम सिर्फ उनको उस रास्ते से गुजरने के बाद स्टडी किया जा सके। तो एक एल्यूमिनियम की विंडो लगा दी। विंडो का आमतौर पर जैसे कि आप काम देख सकते हैं कि वो क्या है कि एक जगह से कोई रेस या रोशनी गुजर रही होती है, इसी तरह से यहाँ से एक्स रेज गुजर रही होगी। हम सिर्फ उन एक्स रेज को स्टडी करेंगे जो कि इस विंडो से पास हो रही हैं।
अब यहाँ से मेटल टारगेट के ऊपर कंसीडर कीजिए ये फिनोमेना हुआ क्या है। यहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस हुई व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम एनी हायर शेल टू द लोअर शेल, फ्रॉम एल एम एन टू द के शेल। पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी एक्साइट करके वापस आ रहे हैं यानी, तो एक्स रेज एमिट हो रही हैं। अगर तो वो रेस डी एक्साइट होने की वजह से एक्स रेज बन रही हैं और इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जा रहा है, तो मोजले ने कहा कि ये वाला एक्चुअली के सीरीज है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब के शेल में आएंगे तो उसके रिजल्ट में के सीरीज बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी बाहर वाले शेल से इनर शेल में जा रहा है, और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट किया हो, जिसने वैकेंसी खाली की हो इलेक्ट्रॉन की, जब हमने कैथोड रेस फॉल करवाई थी मेटल टारगेट पर, हो सकता है कि वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट ना किया हो, यानी के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट ना किया हो, वो एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट किया हो। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फिर जब एल में वापस आएगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एल सीरीज बनेगी। फिर इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से डी एक्साइट करने के बाद जब वापस जाता है, तो हो सकता है कि वो एम शेल का थर्ड शेल का हो। अगर एम शेल की इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन के बाद जब वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है तो उस सीरीज़ को एम सीरीज़ कहा जाएगा। फिर सुने, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से एक्साइट करने के बाद डी एक्साइटेशन के शेल में हुई है तो के सीरीज़, एल शेल में हुई है तो एल सीरीज़, एम में हुई है तो एम सीरीज़। इन किसी भी शेल्स के अंदर जो डी एक्साइटेशन हो रही है उनके रिजल्ट में जो रेस एमिट होंगी दे आर एक्चुअली द एक्स रेज। अब इन एक्स रेज ने इस एल्यूमिनियम विंडो से पास होने, और यही एल्यूमिनियम विंडो के आगे हमने एक क्रिस्टल देखा जो कि मोजले ने उस क्रिस्टल को पोटाशियम फेरोसायनेट जो है साइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड का एक क्रिस्टल रखा। इस पोटाशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल का काम यह है कि यहाँ से आने वाली जो एक्स रेज हैं जो एल्यूमिनियम विंडो से पास हो रही हैं, वही एल्यूमिनियम विंडो से पास होने के बाद पोटाशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से गुजरेंगी एंड दे आर अल्टीमेटली डिफ्रैक्टेड। ये यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। इनके डिफ्रैक्शन से हमारे पास ये स्कैटर्ड होने से इनका जो है एक स्पेक्ट्रल लाइंस का पैटर्न बनेगा। ये एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइन का पैटर्न ही मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया। इससे पहले तक किसी भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर का, एलिमेंट्स के नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, जबकि मोजले ने ये देखा कि जब एल्यूमिनियम पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद एल्यूमिनियम से अगला एलिमेंट अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के एलिमेंट पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मेटल टारगेट यहाँ पर सिलिकॉन होगा, फिर फॉस्फोरस होगा, अगर फिर सल्फर होगा, तो वो इस मेटल टारगेट से निकलने वाली एक्स रेज जो कि किसी भी टाइप की के एल एम सीरीज टाइप की हो सकती हैं, उनको जब हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड की क्रिस्टल से डिफ्रेक्ट करने के बाद उसका जब ये स्पेक्ट्रम देखा तो उस स्पेक्ट्रम का एक ऐसा सीक्वेंस आया जिसकी बेस पर उसने कहा कि हमने एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक के नंबर्स अलॉट करने हैं, ना कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज अलॉट करते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर अलॉट करते हैं तो इन्हीं एटॉमिक नंबर्स की बेस पर एलिमेंट्स को उसने अरेंज भी किया। मोजले ने ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन जो है वो 1 साल तक किया, और ये मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ दीज आर द की पॉइंट्स। टोटल मैंने बताया कि 38 एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक कुछ एलिमेंट्स लिए और उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्टडी किया गया। फिर उसके बाद तकरीबन जो है वो 1 साल तक फॉर 1 ईयर 1 साल तक मोजले ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और 1912 से 1913 तक 1 साल तक उसने इन एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूजन्स निकाली। वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पर जो कंक्लूजन्स निकाली गई, उसने ये देखा कि के शेल से जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट करने के बाद एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, एक के अल्फ़ा और फिर उसके बाद एक के बीटा।
इसी तरह से एल शेल से एक्स रेज जो इमिट होंगी दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एल अल्फा एंड एल बीटा, सिमिलरली एम अल्फा एंड एम बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा एक्स रेज जो हैं इनकी कौन सी टाइप्स हैं ये देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करके किसी भी हायर शेल से के शेल में आ रहा है तो पहली पॉसिबिलिटी है कि वो एल से आएगा। अगर वो एल शेल से एम में आया, दूसरे से पहले में आया है, तो के में आने की वजह से के सीरीज़ बनेगी, और उस के सीरीज़ में अगर वो एल से आया है तो एल अल्फ़ा, अगर वो एम से आया के में तो के बीटा, अगर वो एन से आता तो गैमा। तो अल्फ़ा बीटा गैमा एक्चुअली किस शेल से नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, के शेल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा कह सकते हैं। इसी तरह से एल में आने वाला इलेक्ट्रॉन एम से या एन से आएगा। अगर वो एम में से आ रहा है तो एल अल्फ़ा, अगर वो एन से आ रहा है तो एल बीटा। इसी तरह अगर वो एम में आ रहा है तो एन या ओ या पी से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब एम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एन से आएगा तो एन अल्फ़ा, और अगर एन के बाद ओ से आता है तो एम में आ रहा है तो एम बीटा। तो इस तरह से ये उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इन सीरीज़ के जो हैं वो अल्फ़ा बीटा टाइप्स की जो हैं वो एक्स रेज इमिट होती है। इन एक्स रेज पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन एक्स रेज का एक सीक्वेंस देखा और उससे ये पता चला कि जो एक्स रेज हैं, ये एक्स रेज एक्चुअली जब एमिट होती हैं तो इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है ये इनके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर सुनिए, किसी भी एटम के मेटल टारगेट के ऊपर जब कैथोड रेज फॉल करवाई, एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, इस सारी की सारी एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन्स देखें तो ये है कि अगर हमारे पास जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये असल में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उस एक्स रेज की उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसने इसको एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन बना कर दिया कि अगर हम यहाँ पर इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के एटॉमिक नंबर के, आपको पता है एटॉमिक नंबर को Z से हम डिनोट करते हैं, तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसका रूट ले लें तो हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशन आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ऊपर अगर देखें तो हम यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन पहले यहाँ से लिखी जा सकती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटल टारगेट बाय द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एलिमेंट। उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या हम यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये है कि जो अंडर रूट है ये फ्रीक्वेंसी का ये वेरी करता है एक्चुअली एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट। तो एटॉमिक नंबर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के। लेकिन देखा गया कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि इन फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के लिहाज से कुछ कम कर रहे थे। एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से डी एक्साइट होने के बाद रेज एमिट करते हैं, जो एक्स रेज एमिट करते हैं, वो एक्स रेज हो सकता है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लें और वो हमें ना मिलें। अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके एटॉमिक नंबर से एक फैक्टर माइनस करना पड़ेगा और वो फैक्टर यहाँ पर B है। इट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वही शील्डिंग इफेक्ट है ये जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो रेज कैप्चर हो जाती हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो इन दोनों की दोनों फैक्टर्स की जो इसका रिलेशन है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस B। तो अगर आप देखें तो आपकी बुक में यहाँ पर लिखा होगा फाइनल रिलेशन। एक्चुअली ये मैंने ड्राइव कर दिया, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये वाला रिलेशन लिखा होगा। एक्चुअली डेरिवेशन यहाँ से थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ से हम अगर उसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन का जो है वो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेते हैं, और उसके बाद जो है जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इट इज़ एक्चुअली स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो माइनस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसके बाद दिस ए इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ए एंड बी आर एक्चुअली द कांस्टेंट, एक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दूसरा हमारे पास जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास ये एक रिलेशन निकला, इस रिलेशन से हमने ये देखा कि एक्स रेस एमिट होने वाली जो थी वो अपने किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन सारे की सारे जो है वो कैलकुलेशन से मोज़ले ने एक, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि मोज़ले ने कुछ कंक्लूजन्स निकाली। तो इन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से मोज़ले ने कुछ कंक्लूजन्स निकाली। पहला ये, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमने जब किसी भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अगर अरेंज करते हैं तो उनके दरमियान में एक सीक्वेंस पाए जाते हैं। इन सारे के सारे सीक्वेंस से मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, और एटॉमिक मैस का कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया। इससे पहले सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मैस का कॉन्सेप्ट दिया था। इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया, और मोज़ले ने नया कॉन्सेप्ट देने के बाद जो नया पीरियोडिक टेबल अगर आप अपनी बुक में देख सकते हैं तो वो भी मोज़ले का ही अरेंज किया हुआ है। मोज़ले के इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये था कि इससे उन एलिमेंट्स के जिनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं थी उनके एटॉमिक नंबर करेक्ट किए गए। तो एक हमारे पास एलिमेंट है पोटाशियम, और उसके बाद है आर्गोन। पोटाशियम और आर्गोन की जो है पोजीशन एक्यूरेट की गई मोज़ले ने। पोटाशियम, आर्गोन और निकल और कोबाल्ट, इन चार एलिमेंट्स में से जो दो एलिमेंट हैं पोटाशियम और आर्गोन, इनकी और उसके बाद निकल और कोबाल्ट की जो है पोजीशन एक्यूरेट की। सो मोज़ले एक्चुअली रीअरेंज्ड दीज एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर की बेस पर पोटाशियम और आर्गोन की पोजीशन पहले चेंज थी, जबकि मोज़ले ने यह देखा कि आर्गोन का जो एक्चुअली नंबर है वो एटॉमिक नंबर वो पोटाशियम से पहले है, तो इनकी पोजीशन करेक्ट की गई, और उसके बाद उनको ठीक से अरेंज किया गया, जो कि प्रीवियस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी करेक्शन जो है वो की गई और वो करेक्टली अरेंज नहीं थे। फिर उसके बाद मोज़ले के इसी लॉ से, इस मोज़ले की इक्वेशन से हमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी इसी बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मोज़ले का जो है इस लॉ से हमने न्यू एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज भी जो है वो इसी तरह से डिटरमिन कर लिए। और लास्ट में एक पॉइंट ये है कि कुछ न्यू एलिमेंट्स की जो है वो इन्वेंशन भी हुई। इन एलिमेंट्स पर मेटल टारगेट पर जब कैथोड रेज गुजारते थे और वहाँ से उसके रिज़ल्ट में जो है वो एक्स रेज हासिल होती थी, उसका सीक्वेंस देखा गया तो कुछ नए एलिमेंट्स की जो है वो इन्वेंशन भी हुई। तो हमारे पास टेक्नीटियम एटॉमिक नंबर 43 जो है, और रोडियम एटॉमिक नंबर जो है वो 45, इन एलिमेंट्स की और जो है कुछ और एलिमेंट्स जो हैं इनकी करेक्ट जो है एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन भी की गई, और मोज़ले ने जो है उन सब की करेक्शन करने के बाद ये हमारे पास जो है इनकी इम्पोर्टेंस का एक पॉइंट आप बताएंगे। फिर उसके बाद इस मोज़ले की डेरिवेशन, इसका मोज़ले लॉ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हमारे पास जो है ये सारी की सारी सीरीज़ कौन से टाइप की हो सकती हैं और वो आगे से उनकी जो जो टाइप्स लिखी हैं वो आप इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।